स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम इस कड़ी में विलयन अध्याय से विलयन के विषय में चर्चा करेंगे। विलयन किसे कहते हैं? विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। विलयन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। वह विलयन जो दो घटकों से मिलकर बनता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यदि विलयन तीन घटकों से मिलकर बना होता है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। विलयन बनाते समय जो पदार्थ या घटक कम मात्रा में लिया जाता है उसे विलेय कहते हैं तथा विलयन के निर्माण के समय जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं विलयन विलेय क्या है। इसके परिभाषा को हम इस तरह से बता सकते हैं, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यदि उस विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं तो वह विलयन द्विअंगी कहा जाएगा। यदि उस विलयन में तीन घटक उपस्थित होंगे तो उस विलयन को त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं तथा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। या विलयन के निर्माण में वे पदार्थ जो विलायक में घुलकर विलयन बनाते हैं विलेय कहलाते हैं और वे पदार्थ जो किसी पदार्थ को घोलकर विलयन बनाते हैं विलायक कहलाते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रवीय विलयन और तीसरा होता है ठोसीय विलयन। भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को 9 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भौतिक अवस्थाएं मुख्यतः तीन होती हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। यदि हम ठोस को गैस में घोलें तो हमें एक विलयन मिलेगा जिसे हम कहेंगे ठोस का गैस में विलयन। दूसरा, यदि ठोस को द्रव को गैस में घोलें तो द्रव का गैस में विलयन। अगर गैस को गैस में घोलें तो गैस का द्रव में विलयन मिलेगा। इस तरह से हमें यदि विलायक गैस लिया जाए और विलेय की अवस्थाएं ठोस द्रव गैस परिवर्तित की जाएं तो हमें यहाँ से तीन विलयन मिला, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में और गैस का गैस में। यदि यहीं पर विलायक की अवस्था को हम द्रव ले लें तो भी हमें तीन स्थितियाँ मिलेंगी। पहला होगा ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। तो कुल कितने विलयन हो गए? अभी तक 6 विलयन हो गए। यदि यहाँ पर विलायक की अवस्था को हम ठोस रख दें तो भी हमें तीन प्रकार का विलयन मिलेगा। एक विलयन होगा ठोस का ठोस में, दूसरा होगा ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में और तीसरा होगा गैस का ठोस में। तो इस तरह से विलयन को भी हम 9 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उनको हम इस तरह से कह सकते हैं, ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में, गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में, ठोस का ठोस में, गैस का ठोस में, द्रव का ठोस में और ठोस का गैस में, द्रव का गैस में और गैस का गैस में। अब बात आती है विलयन को परिभाषित कैसे किया जाता है। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन किसे कहा जाता है? किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलायक में विलीन विलेय की मात्रा ही उस विलयन की क्या कही जाती है? सांद्रता कही जाती है। सांद्रता में मुख्यतः मोलरता तथा मोललता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता आदि आते हैं। तो हम सबसे पहले मोलरता के विषय में अध्ययन करेंगे। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से व्यक्त किया जाता है या इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, 1 लीटर विलयन में
बिलियन विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में बिलियन विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलरता कहा जाता है। अतः मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में लिया जाएगा? लीटर में। तो मोलरता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब बात आती है कि मोलों की संख्या किसे कहते हैं, या मोल बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का अणु भार। क्या होता है? अणु भार। तो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का अणु भार। यदि इस समीकरण को हम इसमें रखें तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर भार बटे हम अणु भार भी लिख सकते हैं। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे अणु भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए यदि हमें पदार्थ का या विलेय का भार ज्ञात हो, विलेय का अणु भार ज्ञात हो और विलयन का आयतन ज्ञात हो तो उस विलयन का मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्यों आया? क्योंकि मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो भार का मात्रक ग्राम में, आयतन का मात्रक लीटर में लें तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर आ जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है। यदि विलयन का ताप बढ़ा या घटा दें तो उस विलयन की मोलरता भी कम या ज़्यादा हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ मोलरता किससे प्रभावित होता है? ताप से प्रभावित होता है। और क्या है? मोलरता को हम कई रूपों में लिख सकते हैं, जैसे यम बटे 2, यम बटे 10, यम बटे 100 को क्रमशः क्या कहा जाता है? यम अगर कहीं लिखा गया है तो वह मोलर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर विलयन कहते हैं। और मोलर विलयन का मान कितना होता है? 1 होता है। मोलर विलयन होता क्या है? यदि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हो तो वह विलयन मोलर विलयन होता है। अगला क्या है? डेसी मोलर विलयन। डेसी मोलर विलयन का क्या है? यम बटे 2, यम बटे 2 का अर्थ हुआ 1 बटे 2। अब 1 बटे 2 का क्या अर्थ है? 1 बटे 2 का अर्थ ये हुआ यदि 2 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हो, या हम ये कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या 1 बटे 2 हो तो वह आपका सेमी मोलर विलयन कहलाता है। अगला है डेसी मोलर विलयन। डेसी मोलर विलयन किसे कहते हैं? डेसी मोलर विलयन को हम यम बटे 10 कहते हैं। यम बटे 10 का अर्थ हुआ 1 बटे 10। अगर हम 10 को लीटर ले लें, 1 मोल ले लें, तो हम कहेंगे 10 लीटर में यदि 10 लीटर में विलेय का 1 मोल घुला हो तो वह डेसी मोलर विलयन होगा। या आप इसका उल्टा कहें, अगर 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 बटे 10 मोल उपस्थित हो तो भी उसे हम डेसी मोलर विलयन कहेंगे। और एक होता है सेंटीमोलर विलयन। सेंटीमोलर विलयन को हम यम बटे 100 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यम बटे 100 का अर्थ हुआ कि 100 लीटर विलयन में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उस विलयन की सांद्रता यम बटे 100 कही जाएगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या 1 बटे 100 हो तो भी वह विलयन सेंटीमोलर विलयन कहलाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा? विलयन। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक
पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलेय क्या है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलायक क्या है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन अवस्था के आधार पर हम 9 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। अगला, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। अगला, गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। इसके बाद हमने पढ़ा मोलरता किसे कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यदि मोलों की संख्या के स्थान पर हम मोलों की संख्या के स्थान पर ग्राम पदार्थ का भार ग्राम में पदार्थ का अणु भार लिखें तो मोलरता बराबर क्या हो जाता है? विलेय का भार ग्राम में बटे अणु भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता के अन्य कौन कौन से प्रतीक हो सकते हैं? यम होता है। यम को क्या कहते हैं? मोलर विलयन कहते हैं। यम बटे 2 है तो क्या कहा जाएगा? सेमी मोलर विलयन कहा जाएगा। यम बटे 10 है तो क्या कहा जाएगा? डेसी मोलर विलयन कहा जाएगा। और यम बटे 100 है तो क्या कहा जाता है? सेंटी मोलर विलयन कहा जाता है। चलिए इस पर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कैसे हल किया जाता है। एक उदाहरण इसमें हम लिए हैं। इस उदाहरण का अध्ययन करें, कैसे हल करेंगे। उदाहरण में कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा 1 लीटर जलीय विलयन में घुला है तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी। अब हमें मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? पदार्थ का भार चाहिए, अणु भार चाहिए और आयतन चाहिए। और इस प्रश्न में हमें पदार्थ का भार ज्ञात है 4 ग्राम, पदार्थ का भार ज्ञात है 4 ग्राम, विलयन का आयतन ज्ञात है 1 लीटर। अब हमें पदार्थ का अणु भार चाहिए तो इसमें पदार्थ कौन सा है? NaOH है। पदार्थ कौन सा है? NaOH। और किसी पदार्थ का अणु भार निकालने के लिए उस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग कर देते हैं। तो अणु भार बराबर होगा Na का परमाणु भार कितना होता है? 23 प्लस O का परमाणु भार कितना होता है? 16 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, जोड़ेंगे कुल कितना आ गया? 40। अब हम यहाँ से सवाल को हल कर सकते हैं। अब सवाल को हल कैसे करेंगे? सूत्र पर चलते हैं। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि मोलरता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे अणु भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो यम बराबर हो जाएगा विलेय का भार। विलेय का भार कितना दिया है? 4 दिया है। अणु भार कितना हमने ज्ञात किया? 40 ज्ञात किया। और विलयन का आयतन कितना दिया है? 1 दिया है। तो हम यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका यम बटे 10। वास्तव में आता है, यहाँ से काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दहा में 40 आएगा 1/10। क्या आएगा? 1/10। लेकिन 1/10 हम न लिखकर यम बटे 10 लिखते हैं क्योंकि इसको प्रदर्शित, इसका मात्रक को यम से प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से इसे हम क्या लिखेंगे? यम बटे 10 लिखेंगे। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है, इस पर भी विचार कर लें। अगले उदाहरण में कह रहा है कि 12.6 ग्राम C2H2O2 इंटू 2H2O क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल 500 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पदार्थ का भार कितना है? भार दे दिया, कितना भार हमें दे दिया है यहाँ पर 12.6 ग्राम। और क्या दिया है? आयतन दे दिया है। आयतन कितना है?
आयतन बराबर यहाँ पर दे दिया है 500 ग्राम। कितना दिया है? 500 ग्राम। अब आयतन 500 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है। अब यहाँ पर सबसे पहले C2H2O2 का अणुभार ज्ञात करें। C2H2O2 का अणुभार क्या होगा ये देखते हैं। सूत्र दिया C2H2O2 × 2H2O। तो इसको निकालने के लिए सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग करें। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। यहाँ कितनी संख्या है कार्बन की? 2। तो 12 में 2 का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 24। ऑक्सीजन का परमाणु का भार कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। यहाँ कितनी है हाइड्रोजन की संख्या? 2। 1 में 2 का गुणा किए, 2 आ गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। उसमें 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 32 आ गया। और पूरे जल का अणुभार कितना होता है? 18। और इसमें यदि हम 2 का गुणा करें तो 36 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ दें। इन सभी को क्या करें? जोड़ दें। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार ज्ञात हो जाएगा। अब ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार हमें ज्ञात हो गया। यहाँ हमें ग्राम ज्ञात है, तो ग्राम में 500 ग्राम जलीय विलयन है। 500 ग्राम जलीय विलयन को लीटर में बदलेंगे तो इसमें 500 में 1000 का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इस स्थिति में 500 ग्राम जलीय विलयन का अर्थ हुआ 1/2 लीटर। 500 ग्राम जलीय विलयन का क्या अर्थ हुआ? 1/2 लीटर। 1 किलोग्राम में लगभग 1 लीटर होता है, तो 1 किलोग्राम का अर्थ हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में 1 लीटर, तो 500 ग्राम में कितना? 1/2 लीटर। तो यहाँ से हमें 1/2 लीटर मिल गया। अब सभी का मान रखें। यम का मान हम ज्ञात करेंगे तो पदार्थ का भार कितना दिया है? 12.6 दिया है। पदार्थ का अणुभार जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 126 आएगा। गुणे विलयन का आयतन कितना दिया है? 500 ग्राम। 500 ग्राम को लीटर में बदलेंगे तो 500 में हम 1000 से भाग दे दें या 1/2 लिखें। अब इसको लिखकर जब हल करें तो यम का मान 2/5 अर्थात ये आपका आ गया 0.2 यम। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए हम एक सवाल दे रहे हैं, इस सवाल को हल करके आइएगा। कह क्या रहा है? यूरिया NH2CO NH2 का डेसीमोलर विलयन बनाने के लिए 1 लीटर विलयन में कितना यूरिया घोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा विलयन दिया है? डेसीमोलर विलयन। अब डेसीमोलर विलयन कितने के बराबर होता है? m/10 के बराबर होता है। इसके ऊपर हमने बता दिया। तो m के स्थान पर m/10 माने हम 1/10 लेंगे। उसके बाद यूरिया है, तो यूरिया का सूत्र दे दिया है NH2CO NH2। NH2CO NH2, इसका अणुभार निकाल लेंगे। N का परमाणु भार कितना? 14। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 परमाणु हैं, 2 हो गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन पुनः आ गया 14, फिर हाइड्रोजन आ गया 1 का 1, 2 हैं 2 हो गया। सब जोड़ लेंगे, तो ये सब जोड़ लेंगे तो यूरिया का अणुभार आ जाएगा। अब हम क्या सूत्र लगाएंगे? मोलरता यम बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार, पदार्थ का भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। तो पदार्थ का भार यहाँ पर मोलरता 1/10 हो गया। पदार्थ का भार हमें ज्ञात करना है। अणुभार यूरिया का निकाल लेंगे, यूरिया का जोड़ लेंगे, अणुभार आ जाएगा। और यहाँ पर आयतन कितना दिया है? 1 दिया है। यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60 होता है। यूरिया का अणुभार जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। इस स्थिति में तिर्यक गुणा करेंगे तो W बराबर 60/10 होगा, अर्थात 6 ग्राम आ जाएगा। इसको आप लोग अपनी भाषा में लगाइएगा और समझिएगा, न आए तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।